हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ब्लड की अगली क्लास में अपन देखते हैं कि अपन ने अभी तक देखा आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट क्या है, कैसे ब्लीडिंग होती है। वो अब देखेंगे कि हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड का रुकना। जब चोट लग जाती है तो कैसे अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसा काम करती है कि खून बहना रुक जाता है। वो देखते हैं, उस चीज को कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब टू स्टॉप, ब्लड रुकता है तो उसकी स्टेप है। उसकी स्टेप है अलग अलग, मोस्टली 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली स्टेप है वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरी है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरी स्टेप है क्लोटिंग मैकेनिज्म, पांचवी है क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और लास्ट वाली है फाइब्रिनोलाइसिस। हेमोस्टेसिस की 5 इवेंट कौन कौन सी इवेंट है? सबसे पहले वस्कुलर स्पाज्म, दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा क्लोटिंग मैकेनिज्म, चौथा क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और पांचवा फिब्रिनोलाइसिस। एक एक के बारे में अपन देखेंगे। वेस्कुलर स्पाज्म क्या होता है? ब्लड वेसल का मुड़ जाना, स्पाज्म मर जाना। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में जब अपन ने प्लेटलेट देखी थी तो लास्ट में अपन ने प्लेटलेट का देखा था कि प्रॉपर्टीज क्या है। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी देखी थी, एक तो एग्रीगेशन और एडिशन। तो वो वाली वेट होती है इसमें क्लोटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे जो अपने क्लोटिंग मैकेनिज्म है 13 क्लोटिंग मैकेनिज्म, वो कैसे एक्टिवेट होकर काम करवाएंगे। फिर देखते हैं क्लोट का रिट्रैक्शन और रिपेयर कैसे होता है। लास्ट में देखेंगे फिब्रिन का लाइसिस कैसे होता है। उससे पहले देखने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपनी बॉडी में ऐसा क्या होता है नॉर्मली कि खून जो बह रहा है वो रुक नहीं रहा। ऐसा क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर होता है? मोस्टली 3 इवेंट देखने को मिलती है कि जिसके लिए अपनी नॉर्मल आर्टरी और वेन के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। तो पहली चीज अपन देखते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ क्या क्या। ये चीज ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है, ये ब्लड वेसल की ल्यूमन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा सब कुछ। और ये ब्लड वेसल की खत्म होने के बाद में ये यहाँ पे अपने को दिख रही है लाइनिंग, जो फाइब्रस टिश्यू की इनकी बनी हुई थी। ये अपने को मसल्स दिख रही है, और ये वाली चीज है अपना नोसिसेप्टर। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है वो रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों जब रिलीज होते हैं तो इन दोनों का नॉर्मल काम होता है, जो ये प्लेटलेट पड़ी है, जो ब्लड के अंदर ये प्लेटलेट पड़ी है, उन प्लेटलेट को एक्टिव करने के लिए ब्लॉक करवाती है। तो ब्लॉक या डीएक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट। नॉर्मली एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है। ये क्या काम करवाता है? ये इन प्लेटलेट को एक्टिव नहीं होने देता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एंडोथेलियम है उसके ऊपर थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो एक रिसेप्टर है, प्रोटीन है, वो पाया जाता है। ये क्या काम करवाता है? ये काम करवाता है ब्लड के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन सी। ये सी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका नाम ही सी है, सी से अपन ने इसलिए बनाया सी है। तो प्रोटीन सी को ये एक्टिवेट करवाता है। तो प्रोटीन सी जब एक्टिवेट होता है तो ये ब्लॉक करवा देती है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5 और 8 को। तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5 और 8 ब्लॉक हो गया। जब ये ब्लॉक हो गया, 5 और 8 काम ही नहीं करेगा, तो आगे की स्टेप नहीं होगी। फर्दर अपन देखेंगे क्या स्टेप होती है। तीसरी चीज अपन देख रहे हैं वो है जो यहाँ एक अलग से प्रोटीन पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं हिस्टामिन, ये हिपेरिन सल्फेट। तो हिपेरिन सल्फेट क्या काम करवाता है? ये हिपेरिन सल्फेट अपने यहाँ पे बाइंड करवाता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एंटी मतलब अगेंस्ट, थ्रोम्बिन तीसरे नंबर के क्लोटिंग फैक्टर में। तो ये फिर से डीएक्टिवेट या ब्लॉक करवा देता है 2, 9 और 10 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को डीएक्टिवेट करवाएगा, हम करवाता है। नॉर्मल ये प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर।
इन प्रोसेस के होने की वजह से अपने ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। अब अपन देखते हैं कि चोट लग गई और चोट लगने के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, एंडोथेलियम डैमेज हुई, एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग हुई। अब ब्लीडिंग होती है तो क्या देखते हैं अपन, पहली इवेंट देख रहे हैं वेस्कुलर स्पाज्म। फर्स्ट इवेंट है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म के अंदर तीन इवेंट होती है अलग अलग। सबसे पहली इवेंट है एंडोथेलियम का रिलीज होना। एंडोथेलियम कहाँ से रिलीज होता है? एंडोथेलियम से एंडोथेलिन रिलीज होता है, ब्रेकडाउन हो रखी होती है जो। अब ये जो एंडोथेलियम रिलीज हुआ था, ये वाला क्या काम करवाता है? ये मसल के पास में जाता है और मसल पे, स्मूथ मसल पे पाए जाने वाले रिसेप्टर से एड होता है। एड होने के बाद में ये सिग्नल देता है इसको, मसल को, और ये मसल यहाँ से कैल्शियम का रिलीज करवा के ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। वेस्कुलर स्पाज्म कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, स्पाज्म करवाएगी ब्लड वेसल का, तो ये यहाँ पे पास की तरफ खींची हुई आएगी। जब ये पास में खींची हुई आएगी तो यहाँ से ब्लीडिंग रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले एंडोथेलियम का रिलीज होना। दूसरी इवेंट होती है मायोजेनिक एक्टिवेशन। मायोजेनिक एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? ये मसल्स हैं, इन मसल का एक्टिवेशन होता है, और मसल के एक्टिवेशन होने के बाद में ये मसल करवाती है कॉन्ट्रैक्शन, और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऊपर से इनके अंदर दबाव डालेगी, दबाव डालने की वजह से फिर से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तीसरी इसी के अंदर होती है नोसियोसेप्टर का एक्टिवेशन। नोसियोसेप्टर मतलब ये जो रिसेप्टर दिख रहे हैं इनको अपन पेन रिसेप्टर कहते हैं। पेन रिसेप्टर की खास बात होती है कि जब इसके अंदर पेन का सेंसेशन होना स्टार्ट होता है तो ये आसपास में ब्लड वेसल को, यहाँ पे मसल के रिसेप्टर को सिग्नल देते हैं, और जैसे ही इसने मसल के रिसेप्टर को सिग्नल दिया, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ तो मसल के अंदर स्पाज्म हुआ, और स्पाज्म हुआ तो ब्लड वेसल का अगर स्पाज्म होगा तो वही चीज वापस से रुक जाएगी यहाँ पे, ब्लड का बहना। तो ये पहली इवेंट है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल का स्पाज्म होना, मुड़ना, मुड़ने की वजह से जब मुड़ जाएगी तो वहां से वो ओपनिंग बंद हो जाएगी, और ओपनिंग बंद होने की वजह से नीचे ब्लड नहीं निकलेगी। दूसरी इवेंट अपन देख रहे हैं इसके बाद वाली प्लेटलेट के प्लग का फॉर्मेशन होना। अब जो ये प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेटलेट का गुच्छा बन रहा है, ये कैसे होता है? ये यहाँ पे अपन ने बोला था कि भाई जो मसल थी एंडोथेलियम, ये एंड ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होता है? जो ये ब्रेकडाउन हो रखी मसल है, स्मूथ मसल है ब्लड वेसल की, ये रिलीज करवाती है केमिकल को, जिसको कहते हैं वोन विलिब्रेंड फैक्टर। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था इसका फंक्शन क्या था। तो वोन विलिब्रेंड फैक्टर का फंक्शन क्या होता है? वोन विलिब्रेंड फैक्टर, ये जो प्लेटलेट थी, इन प्लेटलेट के पास में आता है और इन प्लेटलेट को यहाँ पे जुड़वाता है। ये अपना वोन विलिब्रेंड फैक्टर है। ये वोन विलिब्रेंड फैक्टर क्या काम करवाता है? यहाँ पे प्लेटलेट को जोड़ने का काम करवाता है, और जब यहाँ पे ये प्लेटलेट जुड़ जाती है तो ये प्लेटलेट हो गई इससे ऐड। इसीलिए इसकी पहली स्टेप होती है एडिशन, प्लेटलेट का एडिशन। अब ऐड हो गई, अब क्या होगा? जो ये ऐड हो रखी हुई प्लेटलेट है, ये रिलीज करवाती है कुछ केमिकल सब्सटेंस का। तो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, वो करवाती है थ्रोम्बोक्सिन A2, सीरोटोनिन, और तीसरा ADP। ये तीनों प्लेटलेट रिलीज करवाती है।
और रिलीज करवाने के बाद में जो ये दो है एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2, ये इन प्लेटलेट के पास में जाती है और इन प्लेटलेट को यहाँ पे इकट्ठा करवा देती है बहुत सारी को। तो बहुत सारी प्लेटलेट को यहाँ पे इसने इकट्ठा करवा दिया। तो जो बहुत सारी प्लेटलेट के ऊपर प्लेटलेट आ जाती है, यह वाली प्रोसेस कहलाती है एग्रीगेशन। तो दूसरी वाली स्टेप होती है प्लेटलेट का एग्रीगेशन। हो गया प्लेटलेट का एग्रीगेशन। अब पहली स्टेप अब हम देखा वेस्कुलर स्पॉन्ज, दूसरी प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होगा। तो ये प्लेटलेट का गुच्छा बनेगा यहाँ पे, ये कैसे बनेगा ये अपन ने देखा। तो एडिशन किसकी वजह से है, मोल इक्विलिब्रियम फैक्टर की वजह से, और ये किसकी वजह से है, ये होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP और सीरोटोनिन की वजह से। अब अपन तीसरी स्टेप देख रहे हैं क्लोटिंग मैकेनिज्म की। अब जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है, तो तीसरी स्टेप क्लोटिंग मैकेनिज्म के लिए क्लोटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 13। ये जो क्लोटिंग फैक्टर है, ये क्लोटिंग फैक्टर सारे के सारे लीवर बनाता है, प्रोटीन है इस प्रकार। क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन है जो सारे के सारे लीवर बनाता है, और ये एक के बाद में एक सीक्वेंस के साथ में काम करता है। तो क्लोटिंग फैक्टर 13 है, जिसका निमोनिक अपन अब देख रहे हैं। तीसरा था क्लोटिंग मैकेनिज्म। अब क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो ब्लड क्लोट होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, वो देखते हैं। क्लोटिंग मैकेनिज्म से पहले अपने को चाहिए होते हैं क्लोटिंग मैकेनिज्म को करवाने वाले फैक्टर, जिनको कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर है, वो क्लोटिंग फैक्टर लीवर बनाता है। क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 13 नंबर टोटल क्लोटिंग फैक्टर 13 है। इनको याद रखने का एक निमोनिक है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये वो सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर हैं, जिनको याद रखने का तरीका एक निमोनिक है। फ्रेंड्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल स्टूडेंट प्लीज हैव फन। तो इनका जो फर्स्ट वर्ड है वही क्लोटिंग फैक्टर है, जो आगे में तुमको इमेज में दिख जाएगा। ठीक है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम एब्सेंट 6 नंबर वाला एब्सेंट है। लेबाइल 6 नंबर का एब्सेंट, स्टेबल एंटी हीमोफिलिक बी, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्लोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोइन फैक्टर, हेडमैन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये वाले फैक्टर हैं सारे के सारे। अब अपन देखते हैं जो 13 वाले हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, क्या एक्टिवेट होते हैं। हुआ क्या, अपने पास ब्लड के अंदर सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर पड़े हुए होते हैं, क्योंकि लीवर बनाता है तो इनएक्टिव रूप में पड़े हुए रहते हैं, बहते हुए रहते हैं। अब ये एक्टिव कब होंगे, एक्टिव होंगे जब ये अपन ने बोला था कि एग्रीगेशन प्लेटलेट का हो जाता है ना। तो एग्रीगेशन होने के बाद में प्लेटलेट के चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज इनको एक्टिवेट करवाने का काम करवा देती है। क्योंकि इससे पहले नॉर्मली तो ये बढ़ नहीं रहा था, जब नहीं बढ़ रहा था तो नेगेटिव चार्ज नहीं था, और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये एक्टिवेट ही नहीं होंगे। एक्टिवेट होने का कारण था नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या, ये 12 नंबर वाला इसके पास में आया, और इसके पास में इसके नेगेटिव चार्ज ने क्या करवा दिया, इस 12 को एक्टिवेट करवा दिया। अब 12 एक्टिवेट होगा तो 12 जाएगा, 12 एक्टिवेट 11 के पास में, इसने क्या करवा दिया, 11 को एक्टिवेट करवा दिया। 11 वाला जाता है 9 के पास में, और ये करवा देता है 9 को एक्टिवेट। 9 वाला क्लोटिंग फैक्टर 8 वाले के पास जाता है, 8 वाले के पास में जाने के बाद में ये 10 नंबर वाले क्लोटिंग फैक्टर है, इसको एक्टिवेट करवाने का काम करवा देता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर नाम अपन बोल रहे हैं
और नाम उनका वहां पे नंबर ये अपन ने लिखा है। सबसे पहले हुआ क्या, 12 एक्टिवेट हुआ, 12 ने 11 को एक्टिवेट करवाया, 11 ने 9 को एक्टिवेट करवाया, 9 ने 8 को करवा के 10 को एक्टिवेट करवा दिया। अब 10 नंबर वाला क्लोटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट होता है तो ये वाला जाता है 2 नंबर के पास में 5 नंबर की हेल्प के थ्रू, और 2 नंबर वाला है जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, इसको एक्टिवेट करवा देता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करवा दिया, और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम होता है वो वाला 1 नंबर होता है जिसको अपन कहते हैं फिब्रिन, जो कि सोल्यूबल होता है। इस सोल्यूबल को इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करवाने का काम करवा देता है, और इनसोल्यूबल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अगर देखो सोल्यूबल वाला इनसोल्यूबल में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये तो फ्लूइड में घुलता हुआ रहेगा, जो घुलता हुआ रहेगा तो आगे निकल जाएगा, इसलिए अपने को इनसोल्यूबल चाहिए। तो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करवा दिया, और ये किसकी हेल्प से आगे जाके इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करवा दिया, फिर ये एक वाला 13 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर के पास में जाके 13 नंबर को एक्टिवेट करवा देता है। तो जैसे ही ये 13 नंबर वाला क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये जो इनसोल्यूबल वाले होते हैं वो उनको अरेंज करवा देता है जाल के रूप में, जो बना देता है लास्ट में फिब्रिन का मैश। अब इसके बढ़ने का कारण ये है कि ये वाला कहीं भी ब्लड का फ्लो आया, फ्लो आने के बाद में टकराया ब्लड, और ये यहाँ से कट के टूट के आगे बह सकता है, तो अपने को उसको आगे बहने से रोकना है। तो रोकने के लिए जो ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हुआ था, लास्ट में ये मेश बना था, ये वाला मेश इसके ऊपर आता है और इसको कवर करवा के रखवा देता है। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा इसको। दूसरा, जब इधर से ब्लड का फ्लो आएगा तो ये टूटेगा नहीं। तो ये कारण है इसके एक्टिवेट होने का, ये बना। वापिस से देखें, 12 नंबर एक्टिवेट होकर 11 को एक्टिवेट करवाता है, 11 9 को एक्टिवेट करवाता है, 9 8 को एक्टिवेट करवा के 10 को एक्टिवेट करवा देता है। 10 नंबर एक्टिवेट हो गए, 2 को एक्टिवेट करवाता है, 2 वाला एक के पास में सोल्यूबल से इनसोल्यूबल कन्वर्ट करवा देता है, एक वाला 13 नंबर के पास में जाके इस इनसोल्यूबल को एक जाल के रूप में बना देता है। लास्ट प्रोडक्ट अपने को ये जाल चाहिए होता है। ये वाला तो दिख रहा है पूरा का पूरा, जो पाथवे दिख रहा है क्लोटिंग का वो होता है इंट्रिंसिक, अंदर का अंदर ही ये पाथवे अंदर ही है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट होता है, 12 नंबर से, 10 नंबर से एक्टिवेट होकर खत्म। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को अपन टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, जो टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट होता है। मतलब इस बार कहीं बाहर चोट लगी थी, ब्लड वेसल की चोट लगी थी, बाहर चोट लगने की वजह से इस यहाँ ने इसकी जो मेम्ब्रेन है इसने टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करना, जो कि 3 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। ये 3 नंबर वाला जाता है 7 के पास में, और 7 वाला फिर एक्टिवेट करवाता है 10। सिर्फ छोटा सा पाथवे, एक्सटेंसिव पाथवे, टिश्यू की चोट लगी थी, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हुआ, टिश्यू फैक्टर ने 3 को एक्टिवेट करवा के 7 के पास एक्टिवेट करवाया, और 7 को एक्टिवेट करवाने के बाद में 7 वाला जाता है 10 के पास, 10 के बाद में सारा सेम चलता है। तो तीसरा पाथवे हो गया 10 नंबर वाला। यहां से इस वाले पाथवे को अपन कहते हैं कॉमन। तो क्लोटिंग मैकेनिज्म 3 पाथवे के अंदर, इंट्रिंसिक क्लोटिंग मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे, ब्लड के अंदर चोट लगती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जब चोट लगती है, ब्लड के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं डायरेक्टली वो इंट्रिंसिक, ब्लड के अंदर चेंजेस नहीं होके बाहर कहीं टिश्यू पे मसल पे वहां पे चोट लगने के बाद में जो होता है वो वाला एक्सट्रिंसिक, क्योंकि बाहर है, और कॉमन मतलब 10 के बाद में सारा सेम पाथवे चले। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आएगा तो बिल्कुल इजी है। पहली इवेंट वेस्कुलर स्पाज्म, ब्लड वेसल के अंदर चोट लगी, ब्लड वेसल को निचोड़ दिया गया, निचोड़ दिया तो वहां से रस्सी जो ओपनिंग थी वो बंद हो गई। दूसरी, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन, ये 2 भागों में होता है, एडिशन और एग्रेशन में। एडिशन के अंदर बोन विलब्रेंट फैक्टर एक्टिवेट होकर प्लेटलेट को वहां पे चिपका देता है, और एग्रीगेशन के अंदर प्लेटलेट के ऊपर प्लेटलेट की लेयर बनवा देता है। तीसरा है क्लोटिंग मैकेनिज्म। क्लोटिंग मैकेनिज्म के लिए क्लोटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं जो लीवर बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं।
ये इनके नाम है याद करने के। क्लोटिंग मैकेनिज्म पाथवे में होता है, 3 पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जब ब्लड इंजर्ड होता है या ब्लड के अंदर जब चेंज होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे जब टिश्यू या सेल के अंदर चेंजेस आता है तब, और कॉमन 10 नंबर से। इंट्रिंसिक पाथवे 12 नंबर एक्टिवेट हुआ, 12 ने 11 को करवाया, 11 ने 9 को करवाया, 9 ने 8 के साथ में मिलकर 10 को एक्टिवेट करवा दिया। एक बार यही रुकते हैं 10 वाले के बाद में। इसके बाद में एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू पे चोट लगी थी, टिश्यू फैक्टर निकला, टिश्यू फैक्टर ने निकल के 7 को एक्टिवेट करवाया, 7 ने एक्टिवेट करवा के 7 ने 10 को एक्टिवेट करवा दिया। अब कॉमन वाला, अब दोनों ने 10 को एक्टिवेट करवा दिया। अब क्या होगा, 10 को एक्टिवेट करवाने के बाद में 10 वाला क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2 के पास में जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको 2 को एक्टिवेट करवाता है। एक्टिवेट करवाने के बाद में ये वाला 1 नंबर का जो सोल्यूबल होता है इसको एक्टिवेट करवा के इसको इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करवा देता है, मतलब 1 को एक्टिवेट करवा दिया। अब इनसोल्यूबल बन गया तो अपने को इसकी जाड़ चाहिए होगा, मेश चाहिए होगा, तो ये इनसोल्यूबल वाला 13 नंबर के पास में जाता है, 13 नंबर को एक्टिवेट करवाता है और 13 नंबर वाला यहाँ पे फिब्रिन के मेश का फॉर्मेशन करवा देता है। ये वाला फिब्रिन का मेश एक कवर का काम करवाता है, जैसे मच्छरदानी उसकी जैसे एक प्रकार से। तो ये इसके ऊपर लग जाता है और लगने के बाद में ये यहाँ पे जाल बना लेता है और जाल बनाने के बाद में इसको यहाँ से डिसलोकेट होने से बचाने का काम करता है। आई होप फ्लोटिंग मैकेनिज्म, हीमोस्टेसिस क्या है समझ में आया होगा।